बाद भी। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के 10 दिन बाद एक बार फिर फडणवीस राज पर महायुति ने लगाई है मोहर। महाराष्ट्र की विकास यात्रा के सारथी होंगे देवेंद्र फडणवीस। विधायक दल की बैठक को लाइव टेलीकास्ट कर बीजेपी ने गठबंधन साथियों समेत समूचे विपक्ष को दिया है बड़ा संदेश। बताएंगे आपको क्या है इस संदेश में। वहीं दूसरी तरफ शांत संभल में अशांत राजनीति को संभाला संभल प्रशासन ने। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के संभल कूच पर चला संभल प्रशासन के कानून का डंडा। गाजियाबाद से ही लौटना पड़ा वापस दिल्ली। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के संभल कूच पर उठाए सवाल। कांग्रेस की छोटी सी यात्रा से जनता घंटों फंसी रही जाम में। होगी चर्चा, कांग्रेस ने संभल मुद्दे पर संसद छोड़ क्यों किया सड़क का रास्ता। इसके साथ ही होगा संसद की शीतकालीन सत्र से लेकर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद महायुति नेताओं में के साथ देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। कल शाम 5:30 बजे पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा शपथ ग्रहण। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद संभल के रास्ते से वापस लौटे राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा सपा और कांग्रेस में हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा। राहुल का दौरा केवल विवशता। संसद में हुआ अहम विधायी कामकाज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारत चीन संबंधों पर दिया बयान। कहा 2 क्षेत्रों में सेना की वापसी पूरी। सपा और टीएमसी ने कांग्रेस के प्रदर्शन से बनाई दूरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किल। विधायक नरेश बाल्यान को जबरन वसूली के मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने मकोका में फिर किया गिरफ्तार। नौसेना दिवस के मौके पर दुनिया ने देखा भारतीय नौसेना का दम। राष्ट्रपति ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने में नेवी का रहेगा अहम रोल। और 10 दिन के इंतजार के बाद महाराष्ट्र की कमान एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम। कल आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। विधायक दल की बैठक का लाइव टेलीकास्ट कर बीजेपी ने गठबंधन साथियों समेत विपक्ष को दिया बड़ा संदेश। महाराष्ट्र में फिर फडणवीस राज, सीएम पद का सजेगा ताज। महायुति के नेता बने फडणवीस, पीएम की मौजूदगी में लेंगे शपथ। करीब 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। 5 साल बाद ये बात सच साबित होने जा रही है। महाराष्ट्र में गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने वाली महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। राज्यपाल ने कल शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। तो वहीं शिवसेना नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गठबंधन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हम तीनों मिलकर साथ काम करेंगे। महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका पंकजा मुंडे समेत तमाम विधायकों ने समर्थन किया।
शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा था। उनकी मौजूदगी में ही देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सबने देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता थमाकर बधाई दी। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर जश्न का माहौल था। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मना रहे थे। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को आजाद मैदान में होने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना एवं राकांपा से 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र में बीजेपी नीत महायुति की जो बड़ी जीत हुई है, उस जीत के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नायक देवेंद्र फडणवीस उभर के निकले हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने जब विधानसभा में ये कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट के आऊंगा, तो किस तरह से उन्होंने वापसी की है। एक बार उनके राजनीतिक जीवन पे भी नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का करिश्माई चेहरा देवेंद्र फडणवीस बने हैं। उनके नेतृत्व में एक तरह से इस चुनाव को दमदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र भाऊ। प्यार से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के नेता, उनके सहयोगी, उनकी जनता उनको भाऊ कहती है। पार्षद से सीएम तक का अपना राजनीतिक सफर तय किया है देवेंद्र फडणवीस ने, और इस सफर में कई एक तरह से उतार चढ़ाव कह सकते हैं। राजनीतिक जीवन में उन उतार चढ़ावों को एक तरह से ये माना जाता है कि कैसे आपका सब्र समय समय पर उसकी परीक्षा होती है। तो देवेंद्र फडणवीस का सियासी सफर अगर आप देखेंगे तो 1989 में एबीवीपी में शामिल हुए, 22 वर्ष की आयु में नागपुर नगर निगम में पार्षद हुए और उसके बाद 97 में 27 वर्ष की आयु में सबसे युवा महापौर बने वो, और 23 नवंबर 2019 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने वो देवेंद्र फडणवीस। 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2019 में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 99 में पहली बार देवेंद्र फडणवीस विधायक बने थे और इसके बाद 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने थे। और उस दौर में, और वही दौर था जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट के वापस आऊंगा, और ये एक तरह से एक प्रचंड वापसी देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र की राजनीति में देख सकते हैं। 5 दिसंबर यानी कल का दिन, बृहस्पतिवार, तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस का एक लंबा राजनीतिक इतिहास, युवा नेता महाराष्ट्र के, और लोगों ने एक बड़ा विश्वास अपना दिखाया है देवेंद्र फडणवीस में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को देकर। वहीं अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक एक तरह से चरित्र की अगर हम बात करें तो 5 दशकों में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के वो पहले मुख्यमंत्री हैं। आप 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के इतिहास में केवल दूसरे मुख्यमंत्री और नागपुर के सबसे युवा मेयर के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का चेहरा है। वहीं मेयर एंड काउंसिल के पद पर दोबारा चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं देवेंद्र फडणवीस, और भाजपा के पहले नेता हैं जिन्होंने पार्टी को राज्य में लगातार तीसरी जीत दिलाई है। और तीसरी जीत ने कई पिछले रिकॉर्ड को तोड़ के एक मजबूत रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित किया है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस का नाम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मानचित्र में जब जब महाराष्ट्र की बात होगी तब तब देवेंद्र फडणवीस का नाम एक तरह से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस बड़ी जीत को देवेंद्र फडणवीस ने अभी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। तो और आइए अब बात करेंगे महाराष्ट्र से सीधे रुख करते हैं संबल का। संबल हिंसा पर कांग्रेस का संसद से इतर सड़क के रास्ते संबल दौरे के इरादे को यूपी पुलिस ने
फेल किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सियासी दंगल ने जनता को परेशान किया। आज सुबह से जिस तरह का ट्रैफिक जाम देखने को मिला, गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों तक ये जाम रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भी फूटा, तो उधर संभल डीएम जिले में स्थिति को शांत करने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। संभल पर फिर मचा सियासी दंगल, राहुल के दौर पर मचा बवाल। राहुल के संभल दौरे के प्रयास को पुलिस ने किया बेकार। बीजेपी का राहुल पर करारा वार। जगह दिल्ली यूपी बॉर्डर। समय सुबह 9 बजे। दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाजियाबाद के पास सुबह 9 बजे जब भारी ट्रैफिक होता है तो पुलिस की बैरिकेडिंग से लोगों की परेशानियां बढ़ रही थीं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती बता रही थी कि यहां कुछ होने वाला है। दरअसल सुबह से यह सुरक्षा थी राहुल के प्रस्तावित संभल दौरे को लेकर। संभल में हालात को नियंत्रित करने के लिए भले ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू होने के कारण बाहर से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां मानने वाले थे। बहरहाल राहुल के पहुंचने से पहले ही यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया और आखिरकार उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। संभल में वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं उन सब के लिए 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक डीएम साहब द्वारा जो 163 बीएनएसएस का आदेश पारित किया गया है, उसके आलोक में हम उन सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी शांति व्यवस्था मेंटेन करने में मदद करें। जाहिर है राहुल अपने प्रयासों में नाकाम तो हो गए, लेकिन बीजेपी ने इस मामले में राहुल पर हमला ही बोल दिया। बीजेपी ने राहुल पर गैर जिम्मेदाराना हरकत का आरोप लगाया। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। परंतु हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के शासित राज्यों में 18 जून 2024 को तमिलनाडु में अवैध शराब की त्रासदी में जो हृदय विदारक कांड हुआ था, क्या राहुल गांधी जी वहां पर गए थे? फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली की वह दुर्दांत घटना, क्या राहुल गांधी जी आपकी संवेदना जागी थी? 6 जुलाई 24 को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी तमिलनाडु में, तो क्या आपकी संवेदना जागी थी? राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। बीजेपी तो राहुल पर निशाना साध ही रही है। राहुल की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी इस मामले में राहुल के स्टैंड से सहमत नहीं है। सपा नेता रामगोपाल यादव से जब राहुल की यात्रा के बारे में पूछा गया तो वो इस मामले में कांग्रेस से दूरी बनाते दिखे। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो किसी को जाने ही नहीं देगी, तो सरकार लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। संभल का मसला सियासी रूप ले चुका है और बीजेपी जहां विपक्ष पर हमलावर है तो वहीं विपक्ष में भी इस मामले में अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। कुमार आलोक और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संभल हिंसा की अभी तक की जांच में पाकिस्तान कनेक्शन ने मामले को और गंभीर बना दिया है। प्रशासन ने हिंसा वाले इलाके को सील कर दिया है। खुफिया विभाग और पुलिस की टीमों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। नगरपालिका कर्मचारियों के साथ खुफिया विभाग की टीम और पुलिस की टीमों के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। एक तरफ संभल पर संसद से सड़क तक सियासी घमासान जारी है तो दूसरी ओर संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन आने के बाद मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद कल फॉरेंसिक टीम के द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में पाकिस्तान के कारतूस मिले थे। इसके बाद आज दूसरे दिन भी पुलिस टीम ने नगरपालिका के सफाई कर्मियों के द्वारा नालियों की सफाई कराई गई और फॉरेंसिक टीम के साथ सीओ संभल अनुज चौधरी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सर्च के दौरान एक पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9 mm का फायर्ड केस मिला था। एक एनएफ या एफएन स्टार लिखा हुआ एक मिस फायर्ड बुलेट भी मिला था। विचेंस्टीन अमेरिका का एक फायर्ड केस मिला था और 3 अन्य 32 बोर एवं 12 बोर के कार्ट्रिजेस जो भी हैं फायर्ड केस हैं वो मिले थे पुलिस को। एनआईए द्वारा समय समय पे
यहाँ पे रेड भी की गई है, पूछताछ भी की जा रही है। यहाँ के जो अपराधी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं और उस दिन उन लोगों के द्वारा क्या संलिप्तता उनकी रही है, या किसी सीसीटीवी में या सर्विलांस के माध्यम से सबका पता लगाया जाएगा और जो भी इसके पीछे साजिश है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। दरअसल कल सर्च ऑपरेशन के दौरान संभल में घटनास्थल से पाकिस्तानी कारतूस का खोखा बरामद किया गया था। अफसरों की टीम को मौके से पाकिस्तानी आयुध फैक्ट्री का बना 9 mm का खोखा, 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद किए गए। इस बीच संभल में अभी भी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि फिर से हालात न बिगड़ें। संभल में पीएसी और आरएएफ की 10 कंपनियां तैनात हैं, जिनका इस्तेमाल रोजाना गश्त और सभी महत्वपूर्ण जगहों पर शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के तहत 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है। 400 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। अब तक 33 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। प्रशासन ने सभी से अनुरोध किया है कि संवेदनशीलता और सतर्कता के मद्देनजर 10 दिसंबर तक यहां न आएं। अभी तक 33 लोगों को जेल भेजा गया है और संभल में अभी भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगी हुई है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि किसी प्रकार की संवेदनशीलता पुनः उत्पन्न न हो। 400 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, पहचान की गई है। हमने सभी से अनुरोध किया है कि 10 दिसंबर तक सभी संवेदनशीलता और सतर्कता को देखते हुए न आए। संभल हिंसा के आरोपी जेल में बंद हैं। जेल में बंद आरोपियों से सपा नेताओं ने सोमवार को बगैर पर्ची के मुलाकात की। इस मामले की जानकारी होने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में मुरादाबाद जेल के जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सियासी दलों को भी संयम बरतने को कहा जा रहा है। विकास सिंह और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक तरफ संभल प्रशासन जांच में जुटा है, वहीं संभल में शांति कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, शांति को बनाए रखने का प्रयास हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से राजनीतिक पार्टी का जो रुख है उसी पर सवाल उठ रहा है। आज हमारा विशेष भी यही है, संभल हिंसा पर कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट। चर्चा करने के लिए 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धनंजय जी आपका स्वागत। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता। संदीप जी आपका भी स्वागत है। मोहम्मद आजम, समाजवादी पार्टी से। मोहम्मद आजम आपका भी स्वागत है। अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। अनंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे संदीप त्रिपाठी जी आप ही के पास आना चाहेंगे। एक ऐसा बड़ा मौका जब संसद चल रही हो, उसमें संभल हिंसा के पूरे मसले को उठाने की पूरी गुंजाइशें हैं, पूरा ऐसा मौका है विपक्ष के नाते भी, फिर कांग्रेस को संसद छोड़ सड़क का रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? सदन की बात अगर आप कर रही हैं तो सदन में हमारे ही गठबंधन के एक पार्टी सपा ने इस मुद्दे को उठाया, तो इंडिया गठबंधन का जो उद्देश्य था सदन में बात रखना वो पूरा हुआ। और उसके बाद भी सरकार, जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है या विपक्ष की बात नहीं सुन रही है। तो जो सदन नहीं सुनता है तो सड़क के माध्यम से बात रखी जाती है और हम सड़क पर आए। अब बात यह, आज जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, यहाँ गए वहां गए, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि राम गोपाल मिश्रा जी को आपने 10 लाख रुपए बुलाकर लखनऊ में दिया, अच्छी बात, लेकिन इसी साल भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 10 नेता मारे गए। भाजपा नगर अध्यक्ष चरखई हत्या, बुलंदशहर बीजेपी नेता की हत्या अगस्त, महोबा बीजेपी नेता की हत्या सितंबर, सुल्तानपुर में बीजेपी के नेता प्रमोद यादव की हत्या, जो कि किसान भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, उनकी हत्या, जौनपुर में जो है मुरादाबाद में बीजेपी ने की हत्या। इन हत्याओं में संदीप जी मुआवजों पे धनंजय गिरी जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन मैंने ये कहा कि इस मामले को जब आपकी सहयोगी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी संसद में इस मसले को उठा रही है और सड़क पर नहीं गई है, तो आपने क्यों सड़क को चुना? आखिर आपकी क्या विवशता है? क्या आपको संसद में सहयोगी पार्टियों ने साथ नहीं लिया इस मसले पे, इसलिए आप बैकफुट पे रहे और आपको सड़क पे उतर के आना पड़ा? और आपके सड़क पे आने से आज आपने देखा कि उस पूरे इलाके में, उस पूरे हाईवे पर जिस तरह का जाम हुआ, उसकी सबसे ज्यादा मुसीबत आम जनता ने भुगती, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच में झड़प तक हुई है, क्योंकि लोगों का गुस्सा उतरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, आपके नेताओं पर।
रितु जी मेरी बात आ जाने दीजिए। जैसे मैंने मुआवजे की बात की तो मेरा सिर्फ एक मोटा सा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी एक संदिग्ध जिसके आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि एक दंगा भाजपा ने कराया, भाजपा के नेताओं ने कराया, वहां आप 10 लाख दे देते। इन भाजपा के नेताओं की हत्या होती है भारतीय जनता संदीप पार्टी। जी, मैं क्या सवाल कर रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं कह रही हूँ संसद से सड़क पे क्यों गए? धनंजय जी, इनके सवाल का तो जवाब आपको देना है। और संदीप जी, आपके आज राजनीतिक स्टंट और आपके सड़क के रास्ते को चुनने पर आपकी ही सहयोगी पार्टी ने सवाल उठाया। रामगोपाल यादव ने कहा कि एक स्टंट है आपका सिर्फ, क्या कहेंगे आप? नहीं, राम गोपाल जी के बहुत सारे बयान ऐसे रहे हैं जिस पर अखिलेश जी को आके कहना पड़ा कि उनकी निजी राय है। मोहम्मद आजम हमारे साथ हैं। मोहम्मद आजम, आप ही के नेता का कहना है कि किस तरह से कांग्रेस ने आज जो ये पूरा मार्च किया है, रामगोपाल यादव एक वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं, विचारक माने जाते हैं, बुद्धिजीवी हैं, अगर उनका ये कहना है तो क्या आप ये मानते हैं कि रामगोपाल यादव ने कुछ गलत कहा है कांग्रेस को लेकर? देखिए रितु जी, जो प्रोफेसर साहब ने कहा उनका ये कहना है कि पुलिस जाने ही नहीं देगी। वो तो पूरी बात ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि कांग्रेस ना जाए, पुलिस जाने ही नहीं देगी। इसलिए उन्होंने कहा कि पुलिस जब हमारा प्रतिनिधिमंडल भी तो जाना चाहता था। मोहम्मद आजम जी, मैं बाइट सुना देती हूँ। उन्होंने कहा, मोहम्मद आजम जी माफ करिएगा, रोक रही हूँ, मैं बाइट सुनवा देती हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये महज एक दिखावा है, पुलिस जाने नहीं देगी और ये सिर्फ एक दिखावा है जाने का। अब आप अपनी बात पूरी करें। जी, हाँ, उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कर रहा उनका, लेकिन उन्होंने मेन आरोप पुलिस पे ही है। पुलिस विपक्ष के नेताओं को जाने नहीं दे रही है। प्राचा प्रसाद पांडे जी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता है, वो जाना चाहते थे, अकेले जाना चाहते थे वो भी, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। इसी तरह से आज प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जाना चाहते थे, जाने नहीं दिया। उनका भी कहना था मैं अकेले जाने को तैयार हूँ। कहीं न कहीं देखिए, पुलिस जानती है कि अगर विपक्ष के नेता जाएंगे तो जनता शिकायत करेगी और वो शिकायतें गंभीर हैं, वो मीडिया में आएंगे। अभी कुछ मीडिया के जो यूट्यूबर्स एजेंसीज है, धनंजय जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जाने नहीं दे रही है। हालांकि मोहम्मद आजम, आपको भी और संदीप त्रिपाठी आपको भी धारा 163 लागू है, जिसका मतलब है कि 10 तारीख तक कोई भी बाहरी वहां पर नहीं जा सकता है। ये बहुत साफ है। प्रशासन इस समय एक बड़ी जांच में जुटा हुआ है। धनंजय, आप अपना पक्ष रखें। रितु जी, दिक्कत क्या है ना कि राहुल गांधी जी को वहां जाना ही नहीं था। राहुल गांधी जी को वहां जाना नहीं था, सिर्फ ये जताना था कि हे हमारे वोट बैंक, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। वो कांग्रेस ने जो क्रश किया है आज तक, और कांग्रेस के क्रशर से जो पत्थर निकले हैं, जो पत्थरबाजों ने वहां फेंके हैं, और अब तो गोलियां भी मिल रही है पाकिस्तान में, उन्हें संदेश देना था कि मोहब्बत की जो जाली दुकान से नफरती सामान बेचे गए हैं और जो नफरत देश में फैली हुई है, ये इंडी गठबंधन की मजबूरी है कि तुष्टिकरण इनकी राजनीति की धुरी है। अब कांग्रेस से वो राजनीतिक धुरी को खींच लिया समाजवादी पार्टी ने। सपा ने अभी कहां में देखा होगा, हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस को पैदल कर दिया। अब उस वोट बैंक की मारा मारी है, जैसा कि आज यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर तुष्टिकरण वाला वोट बैंक सपा से निकाल दे तो 2 कौड़ी की भी ये पार्टी न रह जाएगी। अब राहुल गांधी को सिर्फ हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद है। इनकी कोई कोशिश नहीं है कि इस देश के कोई सूरत बदलनी चाहिए। ये पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर देना, और जो एक लंबा डाटा है, संदेश खाली महिलाओं पर अत्याचार हुआ, राहुल गांधी चुप, आरजीकर अस्पताल में चुप, करहल में एक दलित लड़की का सिर्फ ये कहने पर कि मैं भाजपा को वोट दूंगी उनकी इसकी अस्पताल उसका मर्डर कर दिया गया, उस पर चुप। तमिलनाडु में अवैध शराब कारण 70 लोग मारे गए, उसमें मैक्सिमम दलित थे, उसमें भी चुप। कांग्रेस पार्षद के बेटी की हत्या हुई कर्नाटक में, उस पर चुप। विषय क्या है रितु जी? विषय है कि एक वोट बैंक को यह बताना है कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं, तुम जो भी करो। मुल्क के ऊपर मुसलमान को रखने की जो ये ताकत शुरू हुई है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि उनको भी इस मुल्क, मुसलमान भी इस मुल्क के माटी से जुड़े, वो भी इस मुल्क को अपना समझे, लेकिन तुष्टिकरण के चैंपियन बनने के चक्कर में ये लोग जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा है। और इसीलिए तो आपको आप देखिए चल रही है। अनंत विजय जी, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इस समय वोट बैंक को साधने की होड़ दिखाई देती है? संभल हिंसा के बाद का जो पूरा एक तरह से राजनीतिक दृश्य सामने आ रहा है। अनंत जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, क्षमा करिएगा जी। वोट बैंक की ये राजनीति रितु जी, कल यानी मंगलवार से ही संसद में जो बयानबाजियां हुई या संसद के बाहर जो नारे लगाए गए,
उसमें ही विपक्ष बिखरा हुआ दिखा। राहुल गांधी जिस तरह से अडानी अडानी कर रहे हैं और जिस प्रकार से विपक्ष के अन्य दल उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, ये भी बड़ी रेखांकित करने योग्य बात है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कल संसद के द्वार पर नारे लग रहे थे और उधर अखिलेश यादव संभल का मुद्दा उठा रहे थे। तो जब राहुल गांधी ने देखा कि संभल की जो कंस्टिट्यूएंसी है, दरअसल वो संभल नहीं जाना चाहते हैं, वो मुसलमानों को एड्रेस करना चाहते हैं कि हम यानी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव नेचुरल दावेदार अपने आप को समझते हैं मुसलमानों के उत्तर प्रदेश के वोट को, जिसका प्रकटीकरण आज प्रोफेसर साहब के बयान में भी हुआ, जब उन्होंने कहा कि यह दिखावा है। और पूरा बयान मैंने सुना, उस बयान में प्रोफेसर साहब बड़े खिन्न होकर कह रहे, और इससे INDIA गठबंधन के अंदर जो भ्रम है या जो एक बिखराव के अंकुरण हो रहा है, वो भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुद्दे सब पार्टियों के अलग अलग हैं। INDIA गठबंधन के दो मजबूत घटक ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, दोनों की राह अलग है और कांग्रेस की राह अलग है। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि तीनों के वोट बैंक ऋतु जी एक ही हैं। तो अगर ये तीनों एक ही वोट के लिए लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि जब नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इन लोगों का बेमेल विवाह हुआ था और ये सब इकट्ठे हुए थे, तो वो लक्ष्य तो हासिल नहीं कर पाए। तो अब इनको लगता है कि जो हमारे पास जो हमारी कोर कंस्टिट्यूएंसी है उस पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और ये आपको आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर संवेदना के आधार पर ही श्रीमान राहुल गांधी को संभल जाना था, मानवता के आधार पर ही संभल जाना था, तो क्या राहुल गांधी की संवेदना बहराइच में जगी थी? क्या राहुल गांधी बहराइच गए थे क्या? वो भी सांप्रदायिक दंगाई, उसमें भी एक व्यक्ति की जान गई थी, लेकिन वो व्यक्ति चूंकि हिंदू था, इसलिए राहुल गांधी की संवेदना या कांग्रेस की संवेदना उसको लेकर नहीं जगी। आज चूंकि यहाँ 5 मुस्लिम मारे गए हैं तो उनकी संवेदना जग गई। संदीप जी, साफ सी बात है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। जी अनंत विजय जी, संदीप जी, वोट बैंक की राजनीति का आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां, आपके गठबंधन साथी भी इस मामले पर आपका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। रितु जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। आप समझिए कि मतलब क्या अभी बहराइच की बात हो रही, बहराइच में अन्याय हो रहा था क्या उस बच्चे के साथ? अरे जब मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, 10 लाख का कंपनसेशन दे रहे हैं, सुन लीजिए, तो कौन सी आवाज उठाने जाएंगे? दुर्गा विसर्जन पर अगर पीट के मार दिया जाता है, संदीप जी, अगर वो आपके लिए एक बड़ा मसला नहीं बनता, आप जहां तक कांग्रेस, सुनिए, जहां तक राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान का हवाला देते हैं, तो लोकतंत्र ने बराबरी का दर्जा सबको दिया है। फिर ये राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वोट बैंक साथ के किसी को मुनाफा देंगी, किसी को मुआवजा देंगी, किसी के घर जाएंगी, किसी के घर पानी पिएंगी, किसी के कंधे पे हाथ रखेंगी। ये जो आपने अपना गुणागणित बांट रखा है वोट बैंक को साधने के लिए, ये कहां तक लोकतंत्र को आप सम्मान दे रहे हैं, संविधान को सम्मान दे रहे हैं? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? 1.5 मिनट आपका सवाल रहा है, रिक्वेस्ट है कम से कम 1 मिनट तो जरूर सुन लीजिएगा। अभी आपने कहा कि बहराइच की बात, भाई बहराइच में जब खुद हमारी सरकार न्याय कर रही है, उस बच्चे को कंपनसेशन मिल रहा है, तो किस आधार पर हम जाएंगे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए? और हमारे जो लोकल नेता थे बिल्कुल गए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुस्लिमों के यहाँ जाते थे। ये बताइए, लखीमपुर में किसान जो मारे गए वो मुस्लिम थे क्या? हम गए थे कि नहीं गए थे? हाथरस में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इन लोगों ने रात में जलाने का काम किया, हम वहां गए थे कि गए नहीं गए थे? भट्टा परसौल में राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार के जो है नीतियों के खिलाफ, देखिए, फिर अगर सवाल होगा तो क्या आरजी कर अस्पताल गए आप? क्या आरजी कर अस्पताल गए जहां एक महिला डॉक्टर को एक निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई? वो आज भी न्याय के लिए लड़ रही है। देश भर के डॉक्टर, देश भर का समाज सड़क पे उतर के आया। क्या आप उसके साथ खड़े हुए? क्या आप उसके साथ खड़े हुए संदीप जी? हम बताते हैं। आप अगर उसकी बात करेंगे ना, हम उस पर भी जाएंगे। आप बताइए कि मोदी जी पुलवामा में शहीद हुए सैनिक 2019 में फरवरी में। अरे भाई, बात संभल की हो रही है संदीप जी। समस्या ये है, संभल पे आज आप यात्रा के लिए निकले, अगर उस यात्रा में आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो ये सवाल होगा कि आखिर किस मकसद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज संभल जाना चाहते थे। अगर उस मकसद पे बात होगी और आप उस पे ना बात करके किसी और विषय पे बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि आप सवालों से बच रहे हैं।
तो आप सवालों से बच रहे हैं। नहीं, अब हम नहीं, ये कोई बात नहीं होती। धनंजय जी, लगातार सवाल ये हो रहा है कि आपका भी दोहरा रवैया है तमाम वोटर्स को लेकर। आप भी अपने चिन्हित करते हैं, विक्टिम चिन्हित कर रहे हैं, इस तरह का आरोप है। कैसे? एक मिनट। संदीप जी सुनिए, आपको धनंजय जवाब दे रहे हैं। धनंजय जी जवाब दे रहे हैं। संदीप जी हो गया। संदीप जी अरे संदीप जी समय कम है। संदीप जी धनंजय जी को जवाब देने दीजिए। आपने आरोप लगा दिया, उन्हें जवाब देने दीजिए। आपकी ड्यूटी में निभा रहा हूं, अभी तक आप नहीं बोलने दे रही थी, अब हम इनको नहीं बोलने दे रहे हैं। तो अब आपने बोला तो आप ही तो बोल रहे हैं 1.5 मिनट से, अब रुक जाइए, समझाइए थोड़ा। जी धनंजय जी। देखिए रितु जी, सबसे बड़ी बात है कि धनंजय जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिनकी हत्या हुई है उनके साथ तो न्याय कर दीजिए। 10 घटनाएं बताई, कितने यहाँ मिलने गए मोदी योगी जी, भाजपा की चिंता कांग्रेस को हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं कर पा रहे हो, जो दंगा करेंगे उनको कसरत दोगे और भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या हो जाएगी, संदीप जी धनंजय जी जवाब दे दें। संदीप जी धनंजय जी जवाब दे दें। डिबेट आप ही के साथ नहीं है। संदीप जी थोड़ा धैर्य रखिए। संदीप जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपनी बात आपने कह दी, अब जवाब देने दीजिए धनंजय जी को। उनके पास जवाब नहीं होगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं तो आप भाजपा का भी जवाब देंगे। आप भाजपा के भी प्रवक्ता बन जाएंगे। आप शांत रहिए थोड़ा सा। अब आप शांत रहिए, धनंजय जी को बोलने दीजिए, और अगर आप शांत नहीं होते हैं तो कृपया इनका फेडर डाउन कर दीजिए। जी धनंजय जी। रितु जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि संभल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संभल क्या है? 1920 से जो एएसआई के पास जो मॉन्यूमेंट है, वो उसके पास वो डिपार्टमेंट ही नहीं जा पा रहा है। एएसआई ही अपने मकान में नहीं जा पा रही। दूसरी बात, गलत नैरेटिव इस देश को बताया जा रहा है कि भाई कोर्ट में गए और दूसरा पक्ष को सुना नहीं गया। भाई जिस एएसआई के पास वो मोन्यूमेंट है और हिंदू पक्ष ने उसका मांग किया, दोनों पक्ष उपलब्ध थे। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, तीसरा पक्ष पत्थर लेकर तैयार है कि मेरा है, मस्जिद जामिया कमेटी, उसका कोई वजूद नहीं है। इस देश में जिसका जो जगह है एएसआई का, जो जिसके पास संरक्षित एएसआई वहां नहीं जा पा रही है, मांग कर रही, तो हमें अपने मोन्यूमेंट में जाने दिया जाए जो हमारी जगह है। आप समझिए कितना सेंसिटिव मामला है, और वहां पाकिस्तान के कारतूस लेकर खड़े हैं, और इस देश में ऐसे भी अनंत विजय जी, अंत में अनंत विजय जी, समाजवादी पार्टी अभी खुल के नहीं कहना चाह रही है, हालांकि ये प्रवक्ता हैं, इनके नेता ने बहुत साफ कह दिया है। इनके नेता ने साफ कह दिया कि ये कांग्रेस का स्टंट है, कांग्रेस संसद में भी इस मामले को उठा सकती है, लेकिन उठा नहीं रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस के गठबंधन साथियों ने उसका हाथ अडानी पे भी छोड़ा, और साथ ही साथ संभल मामले पे समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं लिया है, तो बैकफुट पे कांग्रेस ने एक डैमेज कंट्रोल के लिए रास्ता अपनाया सड़क का, जो कि विफल हुआ आज? रितु जी, एक वाक्य कह के फिर मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ जी के न्याय की प्रशंसा कर रहे हैं बहराइच में, और भाजपा कार्यकर्ताओं की चिंता भी कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक दल अपने विरोधी दल की चिंता कर रहे हैं। रही दूसरी बात, तो आज बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की जो वक्तव्य है उसने कांग्रेस पार्टी को, कि ये बिल्कुल सियासी ड्रामा की तरह लगा। और मैं आपको बताऊं, आज गाजियाबाद में हम उसी इलाके में रहते हैं, इतनी तकलीफ हुई है लोगों को, 2.5-3 घंटे तक इतना भयंकर जाम हुआ, तब लोगों ने गुस्से में आके राहुल गांधी वापस जाओ के लोगों ने नारे लगाए। ये आमतौर पर देखने को ऐसा मिलता नहीं है। हमारी जनता बहुत सहनशील है, लेकिन आज बहुत हद हो गई थी। प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल अनंत जी, जहां एक तरफ प्रशासन जो नए खुलासे हो रहे हैं, पूरी संभल हिंसा से जुड़े कुछ नए खुलासे जो आए हैं वो और ज्यादा गंभीर और ज्यादा चिंताजनक दिखाई देते हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का हठ भी प्रशासन के लिए एक सिरदर्द बन रहा है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जिद पर हैं कि उन्हें संभल जाना ही है, जबकि 10 तारीख तक धारा 163 लगी है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां ना पहुंचे। उम्मीद करते हैं देश की जनता भी देख रही है किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना अपना रुख इख्तियार कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों ही मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि संसद में क्या हुआ आज विधायी कामकाज। अब
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र से जुड़े भारत चीन के हालिया घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के डिसएंगेजमेंट और वास्तविक नियंत्रण रेखा के हालात की जानकारी दी और कहा कि चीन के साथ कुछ मुद्दों पर असहमति है, जिसे दूर करने के लिए भारत और चीन समय समय पर बातचीत कर रहे हैं। 2020 से भारत चीन संबंध असामान्य रहे हैं। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा कि 2020 के घटनाक्रम के बाद टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित कराना प्राथमिकता थी और हाल ही में हुए समझौते में सैनिकों की वापसी सुनिश्चित हुई है। विदेश मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा है कि इस समझौते में सैनिकों की वापसी सुनिश्चित हुई। अगली प्राथमिकता तनाव को कम करना है और इस दिशा में भी दोनों ही देश लगातार बातचीत जारी है। राज्यसभा में विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि चीन के साथ कुछ मुद्दों पर असहमति है, जिसे दूर करने के लिए भारत और चीन समय समय पर बातचीत करते रहे हैं और आगे भी ये बातचीत जारी रहेगी। हर परिस्थितियों में 3 प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया जाना जरूरी है, ये भी विदेश मंत्री ने कहा। और वो 3 प्रमुख चीजें जो हैं उनमें दोनों पक्षों द्वारा LAC का सख्ती से सम्मान व पालन करना जरूरी है। इसी के साथ 2 अन्य बातों पे जो जोर दिया विदेश मंत्री ने, किसी भी पक्ष द्वारा यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास न किया जाए। विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा भारत चीन संबंधों को लेकर, साथ ही तीसरी बात उन्होंने कही कि पूर्व में किए गए समझौतों का पूरी तरह से पालन किया जाए। तो अपने बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों को लेकर बताया कि आपसी संबंधों का विकास आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और आपसी हित के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। और आइए सुनते हैं विदेश मंत्री ने सदन में और क्या कहा। The situation arising after our counter deployment called for a multiple set of responses. The immediate priority was to ensure disengagement from friction points so that there would be no further untoward incidents or clashes. This has been fully achieved, as I will explain. The next priority will be to consider de-escalation that would address the massing of troops along the LAC with associated accompaniments. It is also evident that the management of border areas will require further attention in the light of our recent experiences. तो भारत चीन संबंधों पर मौजूदा स्थिति का पूरा ब्यौरा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में दिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात होगी सुखबीर बादल पर कहां हुआ हमला। न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और न्यूज नाइट में आगे बढ़ने से पहले आइए बताते हैं अभी तक हमने किन खबरों को देखा। महाराष्ट्र में फिर फडणवीस राज, वहीं राहुल गांधी के दौरे पर क्यों मचा बवाल, संसद में आज का विधायी कामकाज कैसा रहा, तो इन तमाम खबरों को विस्तार से हमने देखा। और आइए रुक करेंगे अन्य खबरों की तरफ, बढ़ेंगे आगे। पंजाब की बात करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर पंजाब के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जानलेवा हमला हुआ। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में बादल पर एक हमलावर ने गोली चलाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात सुबह 9 बजे के करीब उस समय हुआ जब सुखबीर सेवादार की भूमिका निभाने के लिए मेन गेट पर थे। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर में जानलेवा हमला हुआ है। उनके ऊपर स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर फायरिंग की गई। हालांकि इस हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सुखबीर सिंह बादल जब स्वर्ण मंदिर में सेवा दे रहे थे। बादल पर हमले के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब में दिन दहाड़े जब पूर्व डिप्टी CM पर हमला हो सकता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की भगवंत मान सरकार में आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। आज सुबह अमृतसर में दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में सवेरे 9:30 बजे के करीब जब मिस्टर सुखबीर सिंह बादल सेवा करने के लिए वहां पहुंच चुके थे, उसके बाद उनके आसपास काफ़ी लोग इकट्ठे थे। उन पे एक जानलेवा हमला किया गया और पुलिस वहां बहुत मुस्तैद थी और एक AIG, 2 SP और 2 DSPs की वहां ड्यूटी लगी हुई थी और तकरीबन 175 हमारे कांस्टेबल्स और अदर रैंक्स वहां ड्यूटी पे थे सिविल कपड़ों में। और जैसे ही उनको इस व्यक्ति पे, हमलावर पे शक हुआ, उसको इमीडिएटली उसको काबू किया गया और उसको निष्क्रिय किया गया। सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर में हुए हमले की कड़ी निंदा हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब की आप सरकार भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिर गई है। पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां बड़े राजनेता भी अब सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान सफाई देते नजर आए। आज बहुत पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, तो इसके ऊपर सख्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो पंजाब की और बाहर की, इन लोगों को बचाना, इनकी मदद करना बंद करो। इनकी असली जगह जेल की चक्की है।
वहाँ इनको रहने दो। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। और आज कानून व्यवस्था इस कदर गिर चुकी है, सुरक्षा इस कदर पंजाब में खत्म हो चुकी है कि एक Z+ प्रोटेक्टी भी पंजाब में सुरक्षित नहीं है। ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की देन है पंजाब को, जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम की कड़े शब्दों में निंदा करती है, वहीं हम कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी घटनाएं अक्सर पंजाब में होती हैं। ये क्योंकि सुखबीर सिंह बादल पे हुआ है इसलिए ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है, अदरवाइज़ शहरों में, गांव में लोगों में सहम है, डर है, फरोतियाँ ली जा रही हैं, लोगों से डराकर पैसे वसूल लेते हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई स्थिति नहीं है। सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाला हमलावर नारायण सिंह चौड़ा पुलिस की पकड़ में है। बादल के चारों ओर पुलिस का सुरक्षा घेरा पहले से ही मौजूद था। इससे पहले कि चौड़ा कुछ कर पाता, पुलिस कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया। हालांकि हमले की वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन बादल पर हमले ने पंजाब में कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने असम के होटलों, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था, लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया है कि आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्टोरेंट में नहीं खा पाएंगे। असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, बताएंगे नौसेना का दम दिखाएंगे आपको। नौसेना दिवस पर किस तरह से भारत की शान आकाश में दिखाई दी। अनुभव कीजिए शुद्ध MTH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MTH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है,
ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। भारतीय नौसेना भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में मिली विजय को हर साल इंडियन नेवी डे के रूप में मनाती है। 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने एक ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुई। नौसेना दिवस पर ओडिशा में पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एक परिचालन प्रदर्शन के माध्यम से नौसेना ने अपनी परिचालन शक्ति और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल थी। I am confident that the Indian Navy will continue to ensure maritime security essential to enable our rise to a विकसित भारत by 2047। परिचालन प्रदर्शन के दौरान INS कमोटा से रॉकेट फायरिंग की गई, जो मेड इन इंडिया युद्धपोत का उदाहरण है। ऑपरेशनल डेमो में पनडुब्बी INS शाल्की, INS जलाश्व, INS घड़ियाल, हॉक और MiG-29 के विमान, चेतक और ALH ध्रुव सी किंग हेलीकॉप्टर ने शानदार प्रदर्शन किया। Navy stands as a combat ready, credible, cohesive and future ready force to safeguard India's national maritime interests anytime, anywhere, anyhow। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 3 दिसंबर 2024 को 21,772 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 5 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। DAC ने भारतीय नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की। DAC ने 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC-1 की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को भी मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा एक्सटर्नल एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स, नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर, Su-30 MKI विमान के लिए संबद्ध उपस्करों वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट EWS की अधिप्राप्ति के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तटीय क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MR की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। इसने T-72 और T-90 टैंकों, BMP और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरहॉल के लिए भी मंजूरी दे दी है, जिससे इन परिसंपत्तियों की सेवा जीवन में वृद्धि होगी। इस डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए नेवी ने जो आज प्रदर्शित किया प्रेसिडेंट मुर्मू को, जो कि पूरे देश के आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर है, उसके जरिए पूरे देश को एश्योर किया या आश्वस्त किया कि भारतीय नेवी हमारे देश के मैरीटाइम इंटरेस्ट यानी कि समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ पुरी उड़ीसा से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कर्नाटक मुंडा मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाई थी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और न्यूज नाइट में आप देखिए देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कर्नाटक मुडा मामले में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी के अनुसार इस मामले में बीएम पार्वती को 14 साइटों के हस्तांतरण में कई अनियमितताओं के सबूत मिले हैं। ईडी ने हाल ही में कर्नाटक लोकायुक्त विभाग को भेजे गए एक पत्र में दावा किया है कि उसकी जांच में यह भी पाया गया है कि मुडा ने बेनामी और इसी तरह के अन्य लेन देन में कुल 1095 साइटों को अवैध रूप से आवंटित किया था। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को जबरन वसूली के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बाल्यान के खिलाफ मकोका के तहत नई एफआईआर दर्ज की है और उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है। पुलिस ने नरेश बाल्यान को जबरन वसूली के मामले में शनिवार को गिरफ्तार किया था। साइबर अपराध रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की शाखा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली 1700 से अधिक स्काइप आईडी और 65,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर दिया है। इनका इस्तेमाल डिजिटल फ्रॉड के लिए किया जा रहा था। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी भारत यात्रा पर है। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पारगमन संधि में संशोधन के लिए सकारात्मक चर्चा हुई। दामोदर भंडारी ने भारत से नेपाल में अधिक से अधिक निवेश करने का अनुरोध किया। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सौर मिशन की लॉन्चिंग के समय में थोड़ा बदलाव किया है। अब यह प्रक्षेपण गुरुवार शाम 4:12 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कोरोना के अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण पुणे में जारी है। यह अभ्यास 8 दिसंबर तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। तेलंगाना के कई शहरों में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र मुलुगु जिले में जमीन के अंदर 40 किलोमीटर गहराई में था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। हालांकि इसमें किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।